देखो जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ते थे इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, एग्जैक्टली ये सारे फार्मूले कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर Z1 है और एक पॉइंट यहाँ पर Z2 है। मान लो बीच में एक पॉइंट Z है ना, इसको हम Z कह दें। मान लीजिए ये A है और ये B है, और इसका रेशो मान लीजिए M है और इसका रेशो N है ना। मतलब AP और PB का जो रेशो है वो देखो M/N का है। तो देखो जो हमारा Z होगा, इस Z को हम लिख सकते हैं mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m प्लस n, बिल्कुल वही इंटरनल डिवीजन फार्मूले की तरह, है ना। और यहां से वो फार्मूला निकल भी आएगा। इंटरनल डिवीजन का जो फार्मूला है देखो यहां से निकल आएगा। और ऐसा ही फार्मूला बिल्कुल हम वेक्टर में भी पढ़ते हैं। तो जैसा फार्मूला हमारा कोऑर्डिनेट में है, वैसा ही फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में, वैसा ही फार्मूला वेक्टर में है। ये तीनों चीजें काफी हद तक पैरेलल चलती हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इंटरनल डिवीजन फार्मूला कह सकते हैं। देखो जैसे कि अगर हम मान लो A पॉइंट को x1 y1 मान लें, तो हमारा Z1 हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1। और मान लो B पॉइंट को अगर हम x2 y2 मान लें, तो Z2 क्या हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2, है ना। और मान लो P पॉइंट को हम xy मान लें, तो Z क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y। तो ये Z की वैल्यू, Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू देखो यहाँ पर रखी जाए। तो देखो Z क्या हो गया x प्लस आयोटा y, और देखो Z2 क्या है, Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, और ये है x1 प्लस आयोटा y1 और अपॉन m प्लस n। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम इसको ऐसे लिखें x प्लस आयोटा y, यहाँ पर देखो रियल पार्ट अलग करें, mx2 प्लस nx1 और आयोटा अलग ले लें, तो हो जाएगा my2 प्लस ny1। और देखो यहाँ पर ये m प्लस n अलग कर दो, और देखो ये m प्लस n को अलग कर दो, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, तो देखो यहाँ से x मिल जाएगा, है ना। रियल से रियल इक्वेट करें, x मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इमेजिनरी से इमेजिनरी इक्वेट करें, तो देखो y क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो ये जो x और y आया, ये x और y क्या बता रहा है, p के कोऑर्डिनेट को बता रहा है। यही हम पढ़ते थे अपना उसमें कोऑर्डिनेट में, कि अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये रेशो mn का है, तो हम पढ़ते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अच्छा अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से हम मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो ये पॉइंट हमारा Z1 है और ये Z2 है। अब मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये M है, ये मान लीजिए M क्या है, M है मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2। तो देखो ये मिड पॉइंट होता है Z1 प्लस Z2 बाई 2, है ना। तो मिड पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाल सकते हैं यहीं से। क्या होगा, M और N को 1 1 ले लिया जाए। अगर हम M और N को 1 1 ले लेंगे, देखो यहाँ से हमें मिड पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट में डील करते हैं, या कह दो कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल यही सब चीजें वेक्टर में भी की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, वेक्टर में यही पोजीशन वेक्टर की बात की जाती है, कि मान लो इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकलता है ना, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, है ना। जो हम लोग 12th में जाके वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ बार बार, है ना। और अगर हम 12th पास कर चुके हैं तो हम लोगों ने 12th में वेक्टर पढ़ा होगा, तो हमने देखा होगा यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं। और अगर हम 11th में हैं तो परेशान मत हो, आगे चल के वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो जरा इसको ध्यान से पहले बच्चों,